जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। सुबह सुबह आप उठते हैं और आपको खबर मिलती है कि एक 35 साल का अंडरग्राउंड रैपर देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और वो भी ऐसा रैपर जो हमेशा काले चश्मे और टोपी में नजर आता है। हाँ बिल्कुल, मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी नेटफ्लिक्स सीरीज की कहानी जैसी लगती है ना। हाँ एकदम। लेकिन जो लोग आज हमारी ये गहन चर्चा सुन रहे हैं, उन्हें बता दूं कि 27 मार्च 2026 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में असल में कुछ ऐसा ही हुआ है। सही कहा। बालेंद्र शाह, जिन्हें दुनिया बालन के नाम से जानती है, उन्होंने देश की कमान संभाल ली है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और रैपर। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनकी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं। हाँ, और इसी के साथ वो जो दशकों पुरानी सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से ढह गई। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हम द देशभक्त यूट्यूब चैनल की एक विस्तृत वीडियो रिपोर्ट के आधार पर इस घटना की गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि नेपाल की जो जेनजी हैं, मतलब आज की युवा पीढ़ी, उन्होंने इस असंभव सी लगने वाली क्रांति को अंजाम कैसे दिया। सही बात है। और कैसे ये नया युवा मंत्रिमंडल पूरी दुनिया के लिए शासन का एक नया मिसाल कायम कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस तंत्र को देखना होगा जो दशकों से नेपाल पर राज कर रहा था। वो म्यूजिकल चेयर वाला खेल। बिल्कुल। 1990 में उन्होंने बहुदलीय लोकतंत्र अपनाया। फिर 2008 में राजशाही खत्म हुई, लेकिन सत्ता के चेहरे कभी नहीं बदले। वही केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड जैसे नेता। हाँ, वो लोग सत्ता को आपस में ही बांटते रहे। लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि इस पूरी क्रांति की शुरुआत अचानक से नहीं हुई। तो फिर चिंगारी कहाँ से भड़की? ये सब इंटरनेट पर लगी एक पाबंदी की धमकी से शुरू हुआ। पुरानी सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की धमकी दी थी। 1 मिनट, 26 प्लेटफॉर्म्स मतलब फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ? हाँ बिल्कुल। सरकार ने कहा कि या तो उनके सख्त नियम मानो या फिर नेपाल में बैन हो जाओ। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी कमरे में बज रहे अलार्म को बंद करने के बजाय आप अलार्म घड़ी को ही हथौड़े से तोड़ रहे हो। नतीजा ये होगा कि पूरे घर की नींद खुल जाएगी। बहुत सही तुलना की आपने। पुरानी नेताओं को लगा कि इंटरनेट तो बस टाइम पास है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि युवाओं के लिए ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। वो उनकी आवाज थी। एग्जैक्टली। ये उनके लिए अभिव्यक्ति का ढांचा था, जहां वे भ्रष्ट नेताओं और उनके बच्चों के ऐशो आराम पर सवाल उठाते थे। तो जब सरकार ने वो हथौड़ा चलाया तो 8 सितंबर 2025 को सड़कों पर सैलाब आ गया। हाँ, हजारों जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। जो शुरुआत में सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का विरोध था, वो कुछ ही घंटों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इनका कोई पार्टी अध्यक्ष या पारंपरिक ढांचा नहीं था। ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे। और यहीं पर बालेन शाह की एंट्री होती है ना। हाँ, वो उस वक्त काठमांडू के मेयर जरूर थे, लेकिन आंदोलन के घोषित नेता नहीं थे। लेकिन उनका वो गाना था ना, नेपाल हासीको, जिसका मतलब है नेपाल मुस्कुरा रहा है। अरे हाँ? स्रोत वीडियो में बताया गया है कि वो गाना यूट्यूब पर 1 करोड़ बार देखा गया। वो एक तरह से इस क्रांति का एंथम बन गया था। सही कहा। वो गाना युवाओं के गुस्से को आवाज दे रहा था और सरकार इस बात से बौखला गई। मतलब मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि जब भी जनता खड़ी होती है तो सत्तावादी सरकारों का पहला रिफ्लेक्स हमेशा ताकत का इस्तेमाल करना ही क्यों होता है? क्योंकि उनके पास इस नए डिजिटल विरोध से निपटने का कोई और तरीका ही नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पुलिस को बल प्रयोग का आदेश दे दिया। और उसका नतीजा बहुत भयानक रहा। प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया और फिर ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये तो हुई सड़कों की बात, लेकिन हमने दुनिया भर में देखा है, जैसे अरब स्प्रिंग में, कि सड़कों की जीत अक्सर चुनाव में वोटों में नहीं बदल पाती। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो बूथ मैनेजमेंट चाहिए। सही बात है। तो फिर यहाँ क्या अलग हुआ? यही तो नेपाल के जेनजी मॉडल ने सबको हैरान कर दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी ने 275 सीटों वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अकेले 182 सीटें जीत ली। 182? मैं जितना समझता हूँ नेपाल का चुनाव सिस्टम तो ऐसा है जहाँ किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना लगभग असंभव है। बिल्कुल। इनमें 125 डायरेक्ट और 57 प्रोपोर्शनल सीटें थीं। 1959 के बाद से किसी भी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश नहीं मिला था। इसका सीधा मतलब है कि पुरानी पार्टियों का जो पक्का वोट बैंक था वो पूरी तरह से टूट गया। हाँ,
क्योंकि ये सिर्फ युवाओं का वोट नहीं था, ये उन बुजुर्गों और माता-पिता का भी वोट था जो पुराने सिस्टम से थक चुके थे। अब जरा इस नई कैबिनेट की तस्वीर देखते हैं। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। 14 मंत्रियों की कैबिनेट है ना? हाँ, और उनमें से 10 की उम्र 40 साल से कम है। अमेजिंग। और 5 महिला मंत्री भी हैं। बिल्कुल, और पूरी संसद में 30% से ज्यादा सदस्य 30 साल से कम उम्र के हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये एक वैश्विक मिसाल बन रहा है, तो क्या ये सिर्फ उनकी कम उम्र की वजह से है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, ये शासन के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो कैसे? देखिए, वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले को ही ले लीजिए। वो एक अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी की है। और वो गृह मंत्री सुदन गुरुंग? हाँ, वो एक पूर्व डीजे हैं और वो विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थे। एक डीजे देश का गृह मंत्री? वाओ! ये दिखाता है कि जेनजी सिर्फ विरोध करना नहीं जानती, उनके पास देश चलाने का विजन और जमीनी अनुभव भी है। अच्छा, सरकार तो बन गई, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब जमीन पर काम करना हो। स्रोत वीडियो बताता है कि उन्होंने 100 दिन का एक बहुत आक्रामक एजेंडा पेश किया है। हाँ, डिलीवरी बेस्ड एजेंडा। उनका मूल मंत्र है डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस। मतलब सरकारी कामों में डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल। बिल्कुल। उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा वहीं होता है जहां आम नागरिक और सरकारी बाबू का आमना सामना होता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नियम बना दिया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज अब सीधे 100 दिनों के भीतर पोस्टल डिलीवरी से घर पहुंचेंगे। बिचौलिए पूरी तरह खत्म। बहुत बढ़िया। और मैंने सुना है मंत्रालयों की संख्या भी कम कर दी है। हाँ, 22 से घटाकर 16-17 कर दी ताकि काम तेजी से हो। लेकिन जिस फैसले ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था वीआईपी कल्चर का अंत। दक्षिण एशिया में तो वीआईपी कल्चर का मतलब ही है लाल बत्ती, सायरन और घंटों ट्रैफिक जैम। एग्जैक्टली। लेकिन नेपाल के नए गृह मंत्री ने 50-50 गाड़ियों का काफिला, सायरन और रोड ब्लॉक रातों रात खत्म कर दिया। क्या बात है! और इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है। जब मंत्री आम नागरिक की तरह ट्रैफिक में फंसता है तो उसे सड़क के गड्ढे और प्रदूषण का असली एहसास होता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और मास्टर स्ट्रोक है। सभी सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। ये जवाबदेही तय करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सोचिए, अगर शिक्षा मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और वहां छत टपक रही है, तो फिर बजट पास होने में महीनों नहीं लगेंगे। बिल्कुल नहीं, काम तुरंत होगा। और हाँ, सरकारी दफ्तरों से जीवित राजनेताओं की तस्वीरें भी हटा दी गई हैं। मतलब वो जो कल्ट कल्चर होता है ना कि नेता भगवान है, वो खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन सिर्फ भविष्य सुधारना काफी नहीं था। जनता का भरोसा जीतने के लिए अतीत के अपराधों पर भी कार्रवाई करनी पड़ी। आप उसी घटना की बात करिए ना जो शपथ ग्रहण की ठीक अगले दिन हुई थी। हाँ, 28 मार्च की सुबह बालेन के शपथ लेने के एक दिन बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पुलिस पहुंच गई। सुबह 5 बजे उन्हें हत्या और आपराधिक लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कार्रवाई किस आधार पर हुई थी? ये गौरी बहादुर कार्की कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर था। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, उन्होंने 1990 से 2026 तक के सभी बड़े नेताओं के संपत्तियों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। हाँ, पुराने घोटाले जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट स्कैम और फेक रेफ्यूजी स्कैम की फाइलें दोबारा खोल दी गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हो चुकी है। हाँ, अब यहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट करना आवश्यक है। बिल्कुल, निष्पक्षता के लिहाज से। हाँ, हम जिस स्रोत वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं, द देशभक्त, उसमें एक खास नजरिया पेश किया गया है। उसमें यह दावा है कि भारतीय मीडिया और अन्य स्थापित मीडिया ने शुरुआत में इन युवाओं का मजाक उड़ाया था। और स्रोत ये भी कहता है कि बाकी देशों को भी इस वीआईपी कल्चर के अंत और पारदर्शिता से सीखना चाहिए। सही। तो सुनने वालों को बता दें कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से उस तर्क को सामने रख रहे हैं जो स्रोत में दिया गया है। बिल्कुल। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। न्याय देना एक बात है, लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो रोजगार की है ना? यही सबसे डरावनी चुनौती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। स्रोत के आंकड़े तो बहुत चौंकाने वाले हैं। हर दिन लगभग 10,700 युवा नेपाल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, और कुल 35 लाख लोग देश से बाहर हैं। नेपाल की जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा तो इसी रेमिटेंस पर टिका है जो ये लोग बाहर से भेजते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बालन सरकार के आर्थिक लक्ष्य बहुत आक्रामक हैं।
अभी जीडीपी लगभग $42 बिलियन है। और वो इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगले 5 से 7 सालों में $100 बिलियन तक। 100 बिलियन? मतलब 7% से ज्यादा की विकास दर, ये तो चुनावी वादों जैसा लगता है। वो इसे हासिल कैसे करेंगे? वो पुराने तरीके से उद्योग नहीं लगा रहे, उनका फोकस डिजिटल अर्थव्यवस्था पर है। वो नेपाल को एक आईटी हब बनाना चाहते हैं। अच्छा, $30 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का जो जिक्र था। हाँ, और इसके साथ ही डिजिटल नोमैड्स के लिए एक खास वीजा प्रोग्राम भी है। एक मिनट, डिजिटल नोमैड्स मतलब जो विदेशी प्रोफेशनल्स इंटरनेट के जरिए कहीं से भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल वही। सरकार चाहती है कि दुनिया भर के टेक प्रोफेशनल्स नेपाल की खूबसूरत वादियों में आकर रहें। समझ गया। वो डॉलर्स में कमाएंगे और वहाँ स्थानीय कैफे, टूरिज्म और रियल एस्टेट में खर्च करेंगे। एग्जैक्टली। और इसी इकोसिस्टम से वो 5 लाख नई नौकरियां पैदा करना चाहते हैं। वाह। स्रोत ये भी बताता है कि इन नीतियों को देखकर जो नेपाली डायस्पोरा अमेरिका या खाड़ी देशों में बसा है, वो वापस लौटने की सोच रहा है। और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या ये लोग सच में लौटेंगे? क्या नीतियां जमीन पर उतरेंगी? तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक धमकी ने पूरे देश को जगा दिया। युवाओं ने सोशल मीडिया से संगठन बनाया, गोलियां खाईं, लेकिन चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये पूरी दुनिया के युवाओं के लिए केस स्टडी है। ये दिखाता है कि अगर आप सिस्टम के अंदर आए तो 100 दिन में वीआईपी कल्चर खत्म कर सकते हैं और बड़े नेताओं को जेल भेज सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से एक बड़ा सवाल पैदा होता है जिस पर सुनने वालों को विचार करना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, जब सड़कों पर क्रांति करने वाले तेज तर्राव डिजिटल फर्स्ट जेनजी युवा खुद सत्ता में आकर सिस्टम बन जाते हैं तो क्या होता है? बहुत गहरा सवाल है। जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया है वो आज भी पुराने धीमी गति से काम करने वाले नेताओं से भरी है। जब नेपाल की ये युवा सरकार उन 70-80 साल के नेताओं के सामने बैठेगी तो तालमेल कैसे बैठेगा? क्या पुरानी दुनिया इस नई रफ्तार को स्वीकार कर पाएगी, या फिर कूटनीति के मंच पर एक नया पीढ़ीगत टकराव देखने को मिलेगा? ये यकीनन सोचने का विषय है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यही विराम देते हैं।